तो दोस्तों अगला है मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल जो ये लास्ट पार्ट है उसके बाद फिर हम लोग घटना चक्र का क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ के बाद ये लास्ट है टॉपिक है, उसके बाद फिर उसका एक चैप्टर का हम लोग घटना चक्र लगा देंगे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करने वाले और मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करने के बाद, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। अब देखिए शुंग वंश के बारे में जान लेते हैं। शुंग वंश स्थापना हुआ तो उसके बारे में बात तो जानना पड़ेगा। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी, विदिशा। और पुष्यमित्र के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने करवाए? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कालिदास कृति मालवी काग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र मीन्स अग्निमित्र का पुत्र, पुष्यमित्र शुंग के पौत्र मीन्स अग्निमित्र का पुत्र। अग्निमित्र उसके बेटा था तो इसका पौत्र हो जाएगा, पोता। अब देखिए वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया। वसुमित्र ने यवनों को क्या किया? परास्त कर दिया। अब अगला पॉइंट है कि पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाभाष्य की रचना की थी। पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार दुगना कराया गया था। पुष्यमित्र के समय, ठीक है, पुष्यमित्र के समय सांची के स्तूप का आकार दुगना कराया गया था। ठीक है, शुंग काल के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप हैं भरहूत, बेसनगर तथा बोधगया। भरहूत याद रखिएगा, भरहूत, वेसनगर तथा बोधगया। ठीक है, अब अगला देखिए, शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। क्या चीज़ किया गया? मनुस्मृति की रचना किया गया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, याद रखिएगा। संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य वासुदेव ने कर दी थी तथा कण्व राजवंश की स्थापना की। अब कण्व राजवंश की स्थापना हो गया था। कण्व वंश जो है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कण्व वंश है। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वासुदेव ने की थी। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था।
जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दी थी, सिमुक ने कर दी थी, और सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए कण्वक जो है, कण्व वंश का जो संस्थापक था या स्थापना किया था कौन? वसुदेव ने। और अंतिम शासक था सुशर्मा। तो इसमें देखिए डायरेक्टली हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए कौन संस्थापक था और अंतिम शासक कौन रहा इसके बारे में हम जान लेते हैं सिर्फ। ठीक है, अगला है, इसी से पता चल जाता है कि अगला कौन आ रहा है। अंतिम शासक था सुशर्मा, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, सातवाहन नरेश सिमुक। तो अब देखिए सातवाहन वंश आ गया, तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? जो उसको मारा होगा वही संस्थापक होगा, तो सिमुक था, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या की। सुशर्मा का जो हत्या करेगा वही तो सातवाहन का संस्थापक कहलाएगा। ठीक है, तो सिमुक कहलाया सातवाहन का संस्थापक। इसमें कौन मरा था? तो सुशर्मा मरा था, इस वंश की स्थापना की। ठीक है, इनकी राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान थी। ये गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान थी, मतलब औरंगाबाद में ये पड़ता है गोदावरी, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। प्रमुख शासक, अब प्रमुख शासक कौन कौन है? सातकर्णी फर्स्ट और हाल फर्स्ट। ठीक है, ये सब प्रमुख शासक थे, बहुत सारे हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। प्रमुख शासक अब देखिए कौन कौन है। सातकर्णी फर्स्ट 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक, मतलब 10 साल के पीरियड में यह इस वंश का एक महान शासक था, जिसने दो अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ संपन्न कराए। इसने चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति अंकित कराई। ठीक है, सातकर्णी फर्स्ट ने दक्षिणा पथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। दक्षिणा पथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी सातकर्णी फर्स्ट ने। ठीक है, अब है नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी फर्स्ट की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया। नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी फर्स्ट की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया था। ठीक है, हाल फर्स्ट 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक, 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था। इसने प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती मीन्स गाथा हासतसई की रचना की थी, जिसमें 700 श्लोक हैं। ठीक है, हाल के दरबार में ही गुणाढ्य निवास करते थे। कौन निवास करते थे? गुणाढ्य। इसको पेंट कीजिएगा, जिन्होंने बृहत कथा कोश की रचना की थी। इसी ने बृहत कथा कोश की रचना की थी गुणाढ्य। अगला है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक, 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमीपुत्र के समय हुआ था। ठीक है, उसने
6 रात वंश का नाश किया। 6 रात, उसने 6 रात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। उसने शकों से मालवा एवं कठियावाड़ भी छीन लिया। ठीक है। उसने शकों से। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी 165 ईस्वी से 194 ईस्वी तक रहा। यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज अंकित है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर था। विविध तथ्य कौन कौन से हैं? तो सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी, जो ब्राह्मी लिपि में और भाषा कौन था? प्राकृत। ब्राह्मी लिपि में, जैसे हम लोग का भी देवनागरी लिपि है, भाषा क्या है? तो हिंदी है। ठीक है। भारत की भाषा क्या है? तो हिंदी है। सातवाहन काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था। सातवाहन काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कांसापर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? कांसापर्ण कहा जाता था। ठीक है। कांसापर्ण। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों का भी प्रयोग किया। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू की। सातवाहन में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है। और अगला है प्रमुख वास्तुकला कार्ले का चैत्य भोरघाट पूना। कार्ले का चैत्य को बोलते हैं भोरघाट, पूना में पड़ता है। ठीक है। और अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती एवं नागार्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण। ठीक है। तो हम लोगों ने मौर्योत्तर काल बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। ये हम पहले बताए थे, छोटा वीडियो होगा, क्योंकि इसका पार्ट तो बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अगला जो होगा कार्यक्रम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्या होगा? तो हम देखेंगे मध्य एशिया से भारत का संपर्क। अब देखिए, भारत का संपर्क भी होगा। ठीक है। अब भारत का संपर्क होगा मध्य एशिया से, तो इसको हम अलग पॉइंट में हम लोग लेंगे। तो देखिए, ये कागज़ यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और अभी हम जस्ट घटना चक्र लगाने वाले हैं। घटना चक्र का क्वेश्चन जरूर से ज़रूर देखिए, तभी तो पता चलेगा आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है। चलिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।